मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग इनकम टैक्स बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स के 7th पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें स्पेशली हम लोग आज इनकम टैक्स के जो सोर्सेस हैं उनमें से पहला सोर्स इनकम फ्रॉम सैलरी की चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक इनकम के सोर्सेस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात 5 तरह से इनकम प्राप्त हो सकती है, चाहे इंडिविजुअल को हो, कंपनी को हो, किसी फर्म को हो या सबको। तो सबको टैक्स में के दायरे में लाने के लिए इसका जो डिवीज़न किया गया है, सोर्सेस बनाए गए वे 5। कौन कौन? पहला सोर्स है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चौथा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस अगर कहा जाए तो इस 5 सोर्सेज में सबके आमदनी को इनकम टैक्स द्वारा समाहित कर लिया गया है। अब इसमें कोई बाकी नहीं रह जाता है जिसके इनकम को न ध्यान में रखा गया हो। इसके पूर्व के क्लास में हम लोगों ने देखा कि एकमात्र एक एग्रीकल्चर इनकम था, एग्रीकल्चरल इनकम, जो कि इनकम टैक्स फ्री है। हालांकि वह भी कुछ शर्तों के साथ, बिल्कुल उसको फ्री नहीं कहा जाएगा, तो जिसकी कि हम चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग स्पेशली इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि यह बहुत ही पॉपुलर शब्द है, सैलरी जो शब्द है, कोई भी व्यक्ति कहीं जो अपनी सेवाएं देता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयर उसके बदले में उसे महीने में या एक पैकेज के रूप में एक निश्चित पारिश्रमिक देता है, उसे ही सैलरी कहा जाता है। इस सैलरी की अगर हम चर्चा करें तो इसे हम कह सकते हैं कि किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। आयकर के लिए वेतन शब्द में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए नगद पारिश्रमिक के अतिरिक्त उन सुविधाओं का मूल्य भी शामिल होता है जो उसे नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई हैं तथा जो कर योग्य हैं। अब इन वेतन के साथ साथ सुविधाएं, तो इन सुविधाओं की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन
एक जानकारी के तौर पर हम लोग समझ लें कि जैसे एक वेतन दे दिया जाता है, साथ में रहने के लिए फ्री में मकान मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, अगर पद के अनुसार आवश्यकता हो तो सहायक या नौकर या गार्ड वगैरह मिल जाता है। तो उसी की चर्चा यहाँ उसके अतिरिक्त जो की गई है वही है। इसकी चर्चा आगे हम परक्विजिट्स में करेंगे। तो वेतन के अंतर्गत हमें अब यहाँ यह देखना है कि वेतन के अंतर्गत किससे रखेंगे, कौन सी कब की आमदनी, उसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर के आमदनी पर असेसमेंट ईयर में टैक्स की गणना की जाती है। अर्थात जो यह अभी जो साल है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर पर टैक्स कैलकुलेशन होता है और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है प्रत्येक वर्ष में। तो मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, तो 2020-21 हमारा असेसमेंट ईयर अगर है, असेसमेंट किए 2020-21 असेसमेंट ईयर, तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2019-20। अर्थात 2019 और 20 के प्रीवियस ईयर की आमदनी पर हमें 2020-21 असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होगा। क्योंकि 2 साल इसलिए बोला जाता है कि यह हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, तो इसलिए अब 2 साल की चर्चा करनी पड़ती है। तो अब हम वेतन की बात करें तो वेतन के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो वेतन के अंतर्गत गत वर्ष में प्राप्य वेतन, अग्रिम वेतन मान सैलरी इन एडवांस, जैसे कभी कभी होता है कि एम्प्लॉयर एडवांस सैलरी दे देता है, या पुराना बकाया वेतन, कभी कभी पीछे का बकाया प्राप्त हो जाता है। तो वो जो सारी प्राप्तियां हैं उनका जो ग्रॉस होगा, जो टोटल होगा, वह इसमें शामिल होगा। यही सकल वेतन, ग्रॉस सैलरी कहलाएगा। अब जब सैलरी की बात आई तो इसमें हम थोड़ा कुछ इसमें शब्द हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला हो गया वेतन। तो प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी को, चाहे वह सार्वजनिक सेवा में हो अथवा निजी सेवा में हो, चाहे वह उच्च पद पर हो या निम्न पद पर हो, नियोक्ता से प्राप्त प्रत्येक प्रकार का पारिश्रमिक आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन शीर्षक में आता है। इसका अभिप्राय यह है कि आयकर अधिनियम के लिए श्रमिक की मजदूरी तथा अफसरों के वेतन में कोई अंतर नहीं है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि आयकर इनकम टैक्स की एक सीमा जो है वह कर मुक्त होती है। एक सीमा तक अगर आमदनी आपकी होती है, जैसे अभी फिलहाल 2,50,000 तक अगर आपकी आमदनी है तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही अगर सीनियर सिटीजन के मामले में हो तो 3 लाख उसकी सीमा है। माने अगर उसके अंदर प्रति वर्ष
अगर आप सैलरी प्राप्त करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके ऊपर 2.5 लाख से ऊपर और सीनियर सिटीजन की स्थिति में 3 लाख से ऊपर यदि आपकी आमदनी है तो उसमें टैक्स के कुछ स्लैब्स बनाए गए हैं, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। अब दूसरा है कि नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध होना। अब यहां सैलरी के लिए और इनकम टैक्स के पर्पज से जो पारिश्रमिक प्राप्त हुआ उसमें वह नियोक्ता और कर्मचारी अर्थात इंप्लायर और इंप्लाई का संबंध होना चाहिए, तभी वह सैलरी के अंतर्गत रखा जाएगा या सैलरी माना जाएगा। अगर संबंध नहीं है तो भले ही प्रति माह प्राप्त होने वाली कोई आय भी वह इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में सैलरी हेड के अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम देखें, हमारे यहाँ संसद सदस्य या विधायकों का वेतन वह सैलरी के अंतर्गत नहीं आता है, इस हेड के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन वहां यही तर्क आड़े आता है कि चूंकि वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो चुन करके जाते हैं और वही पार्लियामेंट या असेंबली का संचालन करते हैं, उन्हीं में से मुख्यमंत्री या मंत्री सारे लोग बनते हैं। लेकिन उन्हें भी चूंकि उनको भी जीवन यापन के लिए कुछ खर्च करने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो दिया जाता है, जो सैलरी या सैलरी भी अगर वहाँ कहें, वहाँ की भाषा में सैलरी हुई, लेकिन हमारे इनकम टैक्स पर्पज से वह सैलरी हेड के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि जो देने वाला है वो खुद है और लेने वाले भी वे खुद हैं। तो उनके बीच मालिक और नौकर, या परिष्कृत भाषा में कहें तो एम्प्लायर और एम्प्लाई का संबंध नहीं है। वे नौकरी नहीं करते, वे जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं। तो वही है कि नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध होना। एक से अधिक नियोक्ता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक जगहों पर कार्य करता है। तो अब एक ही समय में अगर दोनों जगह से उसे प्राप्त हुआ है तो दोनों को जोड़ा जाएगा। यह ध्यान रखें। वेतन की प्राप्ति, वेतन यदि अग्रिम प्राप्त हो जाए अथवा पुराना बकाया वेतन गत वर्ष में प्राप्त हो जाए जिस पर पहले कर न लगा हो, तो यह कर योग्य वेतन में शामिल होगा। यह कर योग्य वेतन में शामिल होगा। नेक्स्ट, वेतन की प्राप्ति। वेतन अग्रिम या पुराना या बकाया गत वर्ष में प्राप्त हो तो वह कर योग्य वेतन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, वेतन अर्जित होने का स्थान। वेतन का उपार्जन सेवाएं प्रदान करने वाले स्थान पर माना जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कर्मचारी भारत में सेवाएं प्रदान करता हो और उसके बाद अवकाश ग्रहण करके विदेश में रहने लगता है तथा उसे पेंशन विदेश में ही भेजा जाता है, तो इसका उपार्जन भारत में ही माना जाएगा, विदेश में नहीं। यह तो स्थान हो गया। नेक्स्ट, करमुक्त वेतन। करमुक्त वेतन का अभिप्राय इस बात से है कि कर्मचारी के वेतन पर आयकर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लायर अपने एम्प्लाई से शुरू में ही एग्रीमेंट में ही उन लोगों का तय हो जाता है कि एम्प्लाई
का जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा उसे एम्प्लॉयर पे करेगा। तो यहां इस स्थिति की बात हो रही है। नेक्स्ट, अवकाश ग्रहण पर प्राप्तियां। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी जब अवकाश ग्रहण करता है तो उसे अवकाश ग्रहण करते समय कर्मचारी को ग्रेच्युइटी, पेंशन की एकमुश्त राशि, अर्जित अवकाश का वेतन या अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की राशि प्राप्त होती है। ये सब वेतन माने जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। क्या प्रोसेस है अंडर हेड ऑफ सैलरी? क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से? छात्रों, यह जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितने नौकरी पेशा वाले कर्मचारी हैं उनके लिए यह जानना बड़ा ही आवश्यक है। तो आप चूंकि कॉमर्स में यहाँ कैश का फ्लो होता है टैक्स के द्वारा, इसलिए हमें इसे एक लॉ के रूप में पढ़ना है, सिर्फ अकाउंट के रूप में नहीं। इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया है इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्सेशन। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन, कैसे इसकी गणना करेंगे। सैलरी हेड में आमदनी जो हमारी सैलरी से जो प्राप्त होगी उसकी कैसे गणना करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कई तरह की आमदनियां हैं सैलरी के रूप में ही, या कई प्रोसेस हैं, चाहे एडवांस सैलरी हो, एरियर्स हो, या रिटायरमेंट के समय में मिलने वाले, या सैलरी के अतिरिक्त जो एम्प्लॉयर द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, जिसे कि हम परक्विजिट्स कहते हैं, अनुलाभ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। तो एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से नगद प्राप्तियों के अतिरिक्त जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वे करयोग्य वेतन की गणना करते समय ध्यान में रखा जाता है। करयोग्य वेतन की गणना प्रक्रिया का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला, ए, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरीज। सबसे पहले तो हम ग्रॉस सैलरी का पता करेंगे। इसके बाद डिडक्शन आउट ऑफ ग्रॉस सैलरीज, उसमें से क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं, क्या क्या कटौतियां या क्या क्या छूट हमें मिलते हैं। कुछ सरकार द्वारा कुछ छूट भी दी जाती है, चूंकि यह टैक्स जो है आमदनी पर लिया जाता है, तो उसमें सरकार कुछ छूट भी देती है अपने नागरिकों को। तो पहला हो गया कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, दूसरा हो गया डिडक्शन आउट ऑफ ग्रॉस सैलरी, और फिर तब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरीज। कहा जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17A के अनुसार वेतन शब्द में निम्न शामिल है। क्या क्या शामिल है अब यहां हम देखेंगे। तो पहला, बेसिक सैलरी और वेजेस। दूसरा, बेसिक सैलरी का मतलब आप समझते हैं, जो तय हो। इसके बाद एन्युटी और पेंशन। एन्युटी वार्षिकी, एक मुश्त जो प्राप्त होती है, या पेंशन के रूप में जो प्राप्ति होती है, माने ये वेतन में हम शामिल करेंगे। तो इसके बाद है बोनस। कभी कभी एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों पर किसी विशेष अवसर पर
जैसे किसी पर्व त्योहार या संतोषजनक प्रॉफिट होने पर अपने कर्मचारियों को बोनस की घोषणा करता है। माने स्पेशल एक सैलरी के अतिरिक्त एक स्पेशल आइटम दिया जाता है। इसके बाद हो गया ग्रेच्युइटी, कमीशन, फी एंड इंटरिम रिलीफ, ओवर टाइम पेमेंट, एडवांस एंड एरियर्स ऑफ सैलरी, एनुअल assertion in implied recognized provident fund, taxable part of transferred balance, encashment of earned leave, compensation on retirement और अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये सब सैलरी के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गई सैलरी, वो जो बेसिक सैलरी या अन्य की हम चर्चा किए। इसके अलावे एम्प्लॉयर द्वारा कुछ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही, और मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा, चूँकि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पार्ट 3 के विद्यार्थियों को इस लॉकडाउन पीरियड में वर्क फ्रॉम होम के तहत ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है, परंतु अन्य विद्यार्थी, अन्य यूनिवर्सिटीज़ के भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसी पर कोई बंधन नहीं है। तो वही मेरा अनुरोध होगा कि यदि मेरे लेक्चर में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप अपना व्यू ज़रूर दें, आप अपना कमेंट दें, ताकि मैं आगे सुधार करने का प्रयास करूं। धन्यवाद।